नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर मदर्स एजुकेशन पर आप सभी का जीके पेपर नंबर 1633 में जो आपका इस संडे को हुआ है उसके सॉल्यूशन वीडियो क्लास में स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले आपके जो हमेशा की तरह जो 25 क्वेश्चंस रहते हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे। उन क्वेश्चन से अराइज होते हुए या उन क्वेश्चन से एसोसिएट होते हुए वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में आने के चांसेस हैं उन पर भी हम बातचीत करेंगे। बहुत लंबा भी सॉल्यूशन नहीं करेंगे और बहुत शॉर्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार ध्यान से देखिए। अगर आपको इस वीडियो को बाद किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई डाउट होता है या कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मैसेज में जरूर कमेंट उसमें कर देना मुझे। कमेंट आप करोगे तो आपके कमेंट का जरूर और जरूर मैं आंसर दूँ, ठीक है, अगर किसी में भी आपको दिक्कत होती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर सबसे पहला दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 106। 106 क्या है? द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर टू ऑल वर्कर्स अ लिविंग वेज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द गिवन स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। राज्य सभी श्रमिकों को आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। भारत के परिप्रेक्ष्य के निम्न कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? तो आपको इन चारों में से जो आपका राइट स्टेटमेंट है वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहला दे रखा है, इट इज द मेंशन इन द 43rd आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। तो आपको सबको पता है कि हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर नंबर 4 है और उसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है। और जो हमारा चैप्टर 4 है उसको हम हिंदी में कहते हैं नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो कि हमने कौन से देश से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, जो एक लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का निर्माण करते हैं जहाँ लोगों की भलाई के लिए काम किए जाएं, ठीक है। तो ये जो है वो बिल्कुल सही है। ये जो आर्टिकल 43 है उसमें बोला गया है कि जो राज्य होता है वो अवेलेबल करवाएगा। आपने देखा है ना, जो दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कौन सा? नरेगा, और फिर बाद में नाम हो गया इसका मनरेगा। तो जो नरेगा है वो ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है जिसमें मिनिमम 100 दिन का रोजगार दिया जाता है और कई जातियों का बढ़ा के ज्यादा दिन का भी कर दिया गया था, ठीक है। और आपको श्योर इतने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा और आपको इतनी मजदूरी दी जाएगी, वो फिक्स करा गया। तो वो किसके अंतर्गत स्कीम्स आती है? ऐसे आर्टिकल में आती है। तो 43 बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका 44 में गलत है। 44 में आप सभी को पता भी फेमस चल रहा था जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 44 में, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है। देखो सारे नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उनका सबका गांधीयन सिद्धांत नहीं है, केवल कुछ का है, ठीक है। पर आपको पता है कि ये जो आजीविका और सम्मानजनक जीवन है इसका केवल जो सबसे सूटेबल आंसर है वो तो कौन सा है? 43 है। ये भी सूटेबल मान सकते हो पर आपको तो स्पेसिफिक आंसर देना है ना ऑब्जेक्टिव में, तो ज्यादा स्पेसिफिक कौन सा है? फर्स्ट। दिस इज अ लिबरल प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट। यह राज्य के नीति सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है, बिल्कुल सही है। सी और डी भी सही है पर आपको स्पेसिफिक आंसर देना है। और ऑब्जेक्टिव का एक रूल होता है कि अगर आपको एक से ज्यादा सही आंसर लग रहे हैं तो कृपया वो आंसर चूज करें जो सबसे अप्रोप्रिएट है। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो कौन सा है? फर्स्ट। इसलिए इसका आंसर हो गया कौन सा? ए हो गया, आर्टिकल 43, ठीक है। सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका डांस फॉर्मेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी फेमस है। द पद्मश्री अवॉर्डी 2016 द गुलाबो सपेरा इज नोन एज अ क्वीन ऑफ विच डांस। पद्मश्री पुरस्कार विजेता 2016 गुलाबो सपेरा को कौन से डांस की रानी के रूप में जाना जाता है? 4 डांस आपको यहाँ पर दे रखे हैं और ये चारों के चारों जो डांस हैं ये आपके फोक डांस हैं, ठीक है। कैसे कहने का मतलब है, जो चरी डांस है ये किया जाता है राजस्थान में। राजस्थान में ही मेनली जो चरी डांस है वो कहाँ पर किया जाता है? किशनगढ़। किशनगढ़ कहाँ हो गया? अजमेर में। और ये कौन सी जाति द्वारा किया जाने वाला मुख्य डांस है? गुर्जर जाति द्वारा, ठीक है। फिर आपका हो गया कौन सा? भवई।
भवई का मूल स्थान कौन सा है? गुजरात है। भवई का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? गुजरात से हुआ है। और इसमें अलग अलग तरह की कला दिखाई जाती है, सिर पर 7-8 मटके रखकर, और फिर अलग अलग कलाएं इसमें दिखाई जाती है। फिर हो गया आपका कालबेलिया। कालबेलिया तो करती है क्योंकि खुद गुलाबो कौन है? कालबेलिया है। और कालबेलिया जाति के बहुत सारे डांस होते हैं, शंकरिया, बगड़िया, इंडोनी, पणिहारिन, पर उसमें सबसे फेमस है कालबेलिया, जिसको यूनेस्को की विश्व विरासत की अमूर्त सूची में भी शामिल किया गया था। ठीक है। और एक है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी भी राजस्थान का ही मेनली है, पर सबसे ज्यादा जो कच्ची घोड़ी फेमस है वो कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र, उत्तरी राजस्थान, चूरू, सीकर, झुंझुनू, तो वहां पर फेमस है। तो गुलाबों का जो संबंध है वो कौन से डांस से है? कालबेलिया डांस से। काड़ियो कूद पड़ियो मेला माँ, हमने सबने सुना हुआ है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो गया? सी हो गया, कालबेलिया डांस। कालबेलिया डांस। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। With reference to the Sonpur cattle fair, consider the following statement and select the correct option. सोनपुर पशु मेले के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो और सही विकल्प को चुनो। इट इज एसोसिएटेड विद द हरिहरनाथ टेम्पल, बिल्कुल सही है। वहीं पर आपका कौन सा टेम्पल है? हरिहरनाथ टेम्पल है। कहने का मतलब है सोनपुर जगह कहाँ पड़ती है? बिहार में। और सोनपुर कौन कौन सी नदियां मिलती है? एक तो गंगा, और एक नेपाल से गंगा की ट्रिब्यूटरी आती है जिसको बोलते हैं गंडक। गंडक नदी या शालिग्राम नदी जो नेपाल की तरफ से आती है। वहीं कौन सा शहर बसा हुआ है? सोनपुर। और सोनपुर कहां पे पड़ता है? बिहार। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है अब आपका बिल्कुल पूरी तरह सही है। इट बिगिंस ऑन द पूर्णिमा फुल मून नाइट एंड कार्तिक मंथ, मतलब कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा नहीं आती क्या दिवाली के 15 दिन बाद, तब ये मेनली मनाया जाता है। और इस दिवाली के बाद जो कार्तिक पूर्णिमा आती है उस पर पुष्कर मेला भी है अजमेर में, और कपिल मुनि का मेला भी है बीकानेर में। प्रधानमंत्री की यात्रा हुई है ना भी, करणी माता देशनोक, तो वहीं करणी माता मंदिर देशनोक में, उसी के पास ही कौन सी लेक है? कोलायत लेक। और कोलायत लेक में हर साल कार्तिक पूर्णिमा को किसका मेला भरता है? कपिल मुनि का, तो अच्छे से कर लेना उसको भी याद। और ऐसे ये सोनपुर वाला जो पशु मेला है, पुष्कर वाला भी पशु मेला ही है, ये भी पशु मेला है, और ये भी कार्तिक मास में कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होता है। तो ए भी सही है, बी भी सही है। ये मध्य प्रदेश गलत है, मध्य प्रदेश में नहीं मनाते इसको, कौन से स्टेट में मनाते हैं? बिहार में। इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों पूरी तरह सही है। तो इसमें इसमें अगर आप चेक करोगे तो आपका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा। आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा, जो कि कौन सा है? बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, टाइड और इब्स के बारे में, ज्वार भाटा के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाइड इज इनकरेक्ट? ज्वार भाटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो रॉन्ग स्टेटमेंट है आपको बताना है। हाई टाइड अकर व्हेन द मून इज इन द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर। उच्च ज्वार तब आता है जब चंद्रमा, गलत है, क्वार्टर में तो कहां से होगा चंद्रमा? क्योंकि जो हाई टाइड होता है वो 180 डिग्री के एंगल पर आता है। यानी देखो यहां पर सन, मून, अर्थ, ये कंडीशन आपकी हो गई अमावस्या। अमावस्या, और अमावस्या वाली कंडीशन को इंग्लिश में बोलते हैं न्यू मून। ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो, सन, अर्थ और मून, ये कंडीशन जो हो गई ये आपकी कौन सी कंडीशन हो गई? पूर्णिमा वाली कंडीशन हो गई, जिसको कहते हैं फुल मून। ये आपकी कौन सी कंडीशन है? पूर्णिमा वाली कंडीशन है, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? फुल मून कहते हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि इन दोनों में कितने का एंगल बन रहा है? 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इस कंडीशन में आपका हाई टाइड आता है। तो हाई टाइड आपका इस कंडीशन में नहीं आता, तो ये तो गलत है, तो आपको इनकरेक्ट ही लगाना है, और बाकी भी चेक कर लेते हैं। लो टाइड आर ऑल्सो कॉल्ड द नीप टाइड। निम्न ज्वार भाटा को लघु ज्वार भाटा कहते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है। ये 20% लो होता है।
टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून द अर्थ सरफेस। ज्वार भाटा पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाई गई गुरुत्वाकर्षण, बिल्कुल सही है। हालांकि मून का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, चंद्रमा का कंट्रीब्यूशन सूर्य की तुलना में 2.17 गुना ज्यादा है। ठीक है, पर स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट है। स्प्रिंग टाइड अकर ऑन द फुल मून एंड न्यू मून डेज। वृद्ध ज्वार, वही उच्च ज्वार पूर्णिमा, बिल्कुल सही है। तो आपका ये नीचे वाले तीनों स्टेटमेंट तो सही हो गए। आपको पहुंचना है कहां पे, रॉन्ग स्टेटमेंट पे पहुंचना था। तो रॉन्ग स्टेटमेंट जो आपका है वो फर्स्ट वाला है, इसलिए आपका जो आंसर हो गया, अगर आपको आंसर रॉन्ग वाला ही बताना था, तो अगर आपका आंसर पूछा जाता है तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये अवार्ड वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफी वॉज रिटन बाय द इंडियन फीमेल पोएट कमला दास, who was nominated for Nobel Prize of Literature in 1984। कमला दास की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है जिसे नोबेल प्राइज के लिए, साहित्य का, लिटरेचर के नोबेल के लिए 1984 में नॉमिनेटेड किया गया था। लिटरेचर के नोबेल की बात करें तो लिटरेचर का जो नोबेल मिला है, या तो इंडिया में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है या अमिताभ घोष को मिला है 2019 में। ठीक है, तो इस तरह से आपको जनरल पॉइंट याद रखने की, इनको केवल नॉमिनेट किया गया था। तो 4 दे रखे हैं, माई स्टोरी, द लाइफ लेस ऑर्डनरी, अ लाइफ अपार्ट और द स्मृतिचिये। ठीक है, ये स्मृति चित्र, स्मृति चित्र का मतलब होता है मेमोरीज पिक्चर्स जो होती है, जो मेमोरेबल पिक्चर्स होती है। तो स्मृति चित्र, द मेमोरी ऑफ द स्पिरिटेड वाइफ। तो इसका जो सही आंसर है, डायरेक्टली आपको याद रखना है, जो काफी फेमस बुक एट द पॉइंट ऑफ अ टाइम आपका फेमस चलती है, तो उन पर आपके अक्सर करंट इश्यूज वाले क्वेश्चन उन बुक्स पे बन जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ए, माई स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 111। What was the function of an officer called the समाहर्ता? समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो ये मुगल का, सॉरी, मौर्य काल में से क्वेश्चन आया है। कौन सी डायनेस्टी में से आया है? मौर्य डायनेस्टी में से। तो समाहर्ता जो था वो एक ऐसा अधिकारी था जो टैक्स इकट्ठा करता था और किससे कितना टैक्स लिया जाना ये डिसाइड करता था। तो इसमें चारों में से आएगा रिजर्व, ये ट्रेजरी का जो अधिकारी होता था ये तो होता था सन्निधाता। ट्रेजरी का अधिकारी तो सन्निधाता होता था। ठीक है, और बाकी ये जो टैक्स असेसमेंट है इसका अधिकारी जो होता था वो कौन होता था? समाहर्ता। और ये समाहर्ता किसमें था? मौर्य काल में जो सबसे बड़े अधिकारी होते थे जिनको कहते थे तीर्थ, और तीर्थों की संख्या कितनी थी? 18। तो ये जो समाहर्ता और सन्निधाता है ये किसमें शामिल होते थे? तीर्थ में। सबसे उच्च अधिकारी, हाई ऑफिशियल्स। और तीर्थ से नीचे जो दूसरे नंबर के सबऑर्डिनेट्स होते थे वो होते थे अध्यक्ष, और अध्यक्षों की संख्या कितनी होती थी? 26 होती थी। तो जो समाहर्ता है वो तीर्थ में काउंट होता है, सन्निधाता है ये भी किस में काउंट होता है? तीर्थ। तो आपका सही आंसर कौन सा हो गया? इसमें बी हो गया। तो राइट आंसर हो गया वो आपका कौन सा हो गया? बी हो गया। क्लियर है क्या पॉइंट आपको यहां तक? तो जो जनरल पॉइंट है ना आपके, वो आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि 112, ये भी आपका कल्चर वाला क्वेश्चन है। इसको एक बार पढ़ेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है देखो, विच इंडियन म्यूजिकल लेजेंड इज क्रेडिटेड विथ कंपोजिंग द ताल्स सच एज त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी। त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जैसी तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत दिग्गज को जाता है? एम बाला मुरली कृष्ण, बड़े गुलाम अली खान, के जे येसुदास और पंडित जसराज। 4 दे रखे, और आपको ये ताल है, मतलब जो आपका म्यूजिक फॉर्मेट है, जो जनरली अपना जो सामवेद है उसमें फॉर्मेट दे रखे हैं, उन्हीं से ओरिजिनेट करती हुई है। किसने ओरिजिनेट करी है? त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी। तो इसका आंसर है एम बाला मुरली कृष्णा। आंसर इज ए। ठीक है, तो जो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक
क्वेश्चन हैं जो आपको जनरली क्या रखने, याद रखने। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 113, which of the following was not a type of sacrifice performed by the kings in ancient India to establish their position। ठीक है, प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए किस प्रकार का बलिदान नहीं दिया जाता था। बलिदान का मतलब ये यज्ञ के क्या होते थे, प्रकार होते थे। ये सारे के सारे आपके क्या होते थे, यज्ञ के प्रकार होते थे। तो उसको लेकर जो अक्सर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। कि कौन सा यज्ञ का प्रकार था और नहीं था। तो देखो एक बार इसमें पहला दे रखा है वाजपेयी यज्ञ, दूसरा दे रखा है राजसूय यज्ञ, तीसरा अश्वमेध यज्ञ। तो ये तीनों यज्ञ वैदिक काल में होते थे। अश्वमेध यज्ञ तो किया जाता था चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए। जनरली क्या होता था कि कोई भी राजा है उसे पूरे दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट बनना है, तो अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े छोड़े जाते थे और वो घोड़े पूरे अगर विश्व का चक्कर लगा के वापस आ जाते थे तो उसे हम चक्रवर्ती सम्राट कहते थे। राजसूय यज्ञ किसी राजकुमार का जब राज्याभिषेक होता था, उसकी जो थ्रोन सेरेमनी होती थी उस पे किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ में एक तरह की रथ दौड़ होती थी और जो राजा बनाया नया उसको बाकी लोगों से सुपीरियर दिखाने के लिए उसको जानबूझ के रथ दौड़ जितवा दी जाती थी, ताकि एक सुपीरियरिटी का जो फैक्टर है वो लोगों में आ जाए कि राजा हमसे बहुत ज्यादा सुपीरियर है। बट ये जो मुवेंद वेलन है ये चोल साम्राज्य में एक अधिकारी होता था, तो ये आपका यज्ञ का प्रकार नहीं है। तो इसलिए आंसर आपका कौन सा हो गया, ई हो गया 113 का। नेक्स्ट देखिए 114, ये भी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको जो राइट स्टेटमेंट है वो बताना है। तो देखो, द प्रार्थना समाज और प्रेयर सोसाइटी इन संस्कृत वॉज अ मूवमेंट फॉर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स। प्रार्थना समाज या संस्कृत में प्रार्थना समाज धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन था, जैसे महिलाओं का एम्पावरमेंट करना, बाल विवाह को रोकना, सती प्रथा को रोकना, ऐसे अच्छे काम इसमें किए जाते थे। तो बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल 100% सही है। प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड इन 1863। यहां पे गड़बड़ है। ठीक है, क्यों गड़बड़ है? प्रार्थना समाज की स्थापना 1863 में नहीं हुई थी, ये हुई थी कब, 1867। तो इसके कारण यह स्टेटमेंट गलत हो गया। और स्थापना दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने की थी। यहां भी थोड़ा जोलजाल है। क्यों है? क्योंकि आत्माराम पांडुरंग जो थे वो मेन फाउंडर थे। ठीक है, तो मेन फाउंडर में ये आते हैं। ठीक है, चलो इन दोनों को मान भी ले तब भी आपका ये ईयर गलत है। ईयर गलत की वजह से आपका स्टेटमेंट नंबर सेकंड आपका क्या हो गया, गलत हो गया। इसकी प्रार्थना समाज की स्थापना कहां पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? 1867 में, 1867 में। तो इसमें केवल ए आएगा। तो आपका जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया? ओनली वन, यानी आंसर इज बी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखो जो गलत है वो बताना है आपको। ये देखो, ये नॉट करेक्ट वाला हमें बताना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। देखो, टू एंश्योर द अबव मेंशन एम्प्लॉयमेंट एंड क्लीन वर्किंग एनवायरमेंट फॉर मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। पुरुष, स्त्री और बच्चों के लिए उपयुक्त रोजगार और कार्य का स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना। बिल्कुल है, ये तो सही है।
प्रोवाइडिंग द एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराना, अभी अपन ने पढ़ा था 43, तो ये भी बिल्कुल सही है। एंश्योरिंग द इक्वल रेन्यूमरेशन फॉर इक्वल वर्क ओनली फॉर मैन, केवल पुरुषों के लिए समान का, गलत, पुरुष और महिला दोनों के लिए समान कार्य के लिए आप जेंडर सेंसिटिविटी रखोगे। सेम काम अगर हो रहा है, देखो सरकारी में तो दिक्कत नहीं आती, सरकारी में तो मेन है फीमेल है उनका सैलरी बराबर होती है एक पोस्ट के लिए, पर प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट में अगर एक ही पोस्ट पे फीमेल काम कर रही है और उसी पोस्ट पे मेल काम कर रहा है, तो ज्यादातर जगह देखा जाता है कि जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनकी सैलरी फीमेल से ज्यादा होती है, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों आएगा। यहां पर केवल मेल आ रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, और आपको रॉन्ग वाला ही तो पता करना है कौन सा सही नहीं है, तो ये सही है, मतलब ये गलत स्टेटमेंट। चौथा भी पढ़ लेते हैं। रीऑर्गेनाइजिंग द इकोनॉमिक सिस्टम टू प्रिवेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स, कुछ हाथों में संपत्ति के संकेंद्रण को रोकने के लिए आर्थिक, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो इसमें गलत स्टेटमेंट जो है वो आपका जो हो गया वो कौन सा हो गया, सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 ज्योग्राफी का है, द रीजन ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज इन। अब देखो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो पाया जाता है वो आपसे पूछ रहा है कि कहां पर आपका लाइज करता है, तो ये आपका सुंदरवन का डेल्टा रीजन है, ये सुंदरवन का डेल्टा रीजन है। यहां से इंडिया की अक्षांश रेखा चालू होती है 8 डिग्री की, यहां से कहीं ना कहीं लाइन जाएगी 9 डिग्री, यहां से लाइन जाएगी आपकी 10 डिग्री। ठीक है, और इंडिया का जो फाइनल विस्तार है वो कहां तक जाता है, 37 डिग्री। तो देखो गंगा ब्रह्मपुत्र का, अब गंगा नदी यूं बहते हुए आती है, इस तरह से बहते हुए आती है यहाँ पर गंगा, और ये बहते हुए आ रही है ब्रह्मपुत्र 10 डिग्री से, गलत, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, नॉर्थ से नॉर्थ वाला 30 से 50। अब दिक्कत क्या है, 30 से चालू करोगे तो 50 तो इंडिया में से पास ही नहीं होती, तो ये भी गलत है। 5 से 10, अब दिक्कत क्या है, भारत में स्टार्ट ही 8 से होती, तो 5 कहां से लाओगे, तो ये भी गलत है। एकमात्र गिना चुना बचा 10 से, यानी 10 से लेके ये 30 डिग्री के बीच वाला बेल्ट है ना, ये वाला बेल्ट, ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, इसलिए आपका आंसर सिंपल हो गया। सिंपल, आपको अगर मैंने हर क्लास में जिसमें भी मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई है, मैंने अक्षांश का कॉन्सेप्ट बताया, अगर वो कॉन्सेप्ट आपने ढंग से पढ़ा इजीली, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए 117 करंट का है पिछले साल का। विच प्लेटफॉर्म वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन द लिंक्डइन टॉप स्टार्टअप्स इंडिया लिस्ट 2024। लिंक्डइन टॉप स्टार्टअप इंडिया लिस्ट 2024 में किस प्लेटफॉर्म को पहला स्थान दिया। ठीक है, इसको जिस तरह से इन्हें स्पीड अप किया अपने आप को, ल्यूसिडिटी, स्प्रिंटो, ज़ेप्टो और फ्लिपकार्ट। तो सिंपल सा आंसर है, डायरेक्टली आपको याद रखना है इसका आंसर कौन सा हो गया, सी, ज़ेप्टो। जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, सी हो गया, और सी पे कौन सा है, ज़ेप्टो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर आगे देखो आपका कल्चर डांस वाला, द छऊ आइडेंटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एज एन क्लासिकल डांस is prevalent in the eastern India and has 3 distinct forms. Which of the following is not one of them? छऊ नृत्य जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी है, और कौन सा क्लासिकल डांस है, ये 9th है, 9th नंबर का जो आपका क्लासिकल डांस है वो कौन सा हो गया, आपका छऊ हो गया। ठीक है, इससे पहले जो 8 थे वो आपके इसमें शामिल थे। पूर्वी भारत में प्रचलित है और इसके 3 अलग अलग रूप हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो झारखंड का सराय बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 ही तो पड़ोसी राज्य में है, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। ठीक है, तो झारखंड का सरायकेला छऊ बिल्कुल सही है। जनरली पुरुष करते हैं इसको, छऊ डांस को ज्यादातर पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, मारवाही छऊ गलत, छत्तीसगढ़ का मारवाही छऊ नहीं है। ठीक है, पुरुलिया छऊ बंगाल का बिल्कुल है, इसमें शामिल है, इसके 3 फॉर्मेट ही तो शामिल करे गए थे। और मयूरभंज छऊ उड़ीसा बिल्कुल सही है। तो आपको बताना है कौन सा शामिल नहीं है, तो नहीं वाला जो आपका है आंसर है वो कौन सा हो गया, आंसर नंबर बी, मरवाही छऊ ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
119 साइंस का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेटलॉइड्स? कौन सी उपधातु है? अब उपधातु क्या होते हैं? जो कुछ प्रॉपर्टी तो धातु की रखते हैं, कुछ अधातु की रखते हैं, यानी कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल्स की रखते हैं, कुछ नॉन मेटल्स की रखते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कभी कभी सेमीकंडक्टर जैसी, अर्धचालक जैसी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो जो ना तो धातु में है ना अधातु में, वो उपधातु हो गए। तो देखो बोरॉन, ऑक्सीजन, ये एल्यूमिनियम आ गया, एल्यूमिनियम क्या आता है? ऑप्शन कैंसिल, तो ये धातु है। बोरोन, मरकरी, ये देखो आयरन आ गया, मरकरी आ गया, ये भी कैंसिल हो गया। बोरोन, सिलिकॉन, एंटीमनी, ये हो सकता है। अब देखो ये कॉपर धातु आ गया, तो ये कैंसिल हो गया। मरकरी धातु है, कैंसिल हो गया। एल्यूमिनियम कैंसिल, यही बचे देखो। तो जो ना तो आपके मेटल्स में काउंट हो रहे हैं, जो नॉन मेटल्स में हो रहे हैं, या मेटल्स की और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो कौन से हो गए? उपधातु हो गए। तो आपका सही आंसर कौन सा हो गया? सी हो गया, बोरोन, सिलिकॉन, और तीसरा कौन सा हो गया? एंटीमनी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 120। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवर गंगा इज करेक्ट? गंगा के संबंध में कौन सा कथन सही है? द घाघरा इज अ ट्रिब्यूटरी कमिंग फ्रॉम पेनिनसुला। घाघरा इसकी ट्रिब्यूटरी तो है, पर पठार प्रायद्वीप से नहीं आती है, साउथ इंडिया से नहीं आती है, ये आपकी कहां से आती है? आपकी नेपाल से आती है। तो पेनिनसुला अपलैंड से नहीं आती, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से नहीं आती है, तो ये तो नहीं आएगा। यमुना इसके दाहिने किनारे के समांतर बहती है और इलाहाबाद में मिल जाती दाईं तरफ से, बिल्कुल सही है। द लेंथ ऑफ गंगा, गंगा की लेंथ 5000 नहीं है, गंगा की लेंथ है 2525 किलोमीटर। ये भी गलत हो गया, पहला भी गलत है। द बेतवा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, नहीं, बेतवा जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। केन और बेतवा यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और वो कहां से निकलती है? जो बुंदेलखंड बघेलखंड का क्षेत्र है, एमपी यूपी का, वहां से निकलती है, ना कि हिमालय से। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, इसलिए आपका जो सही आंसर है वो कौन सा हो गया? आंसर नंबर बी, गंगा नदी के संदर्भ में आंसर बी सही है। ठीक है, आगे देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया 121। Which act allow the government to confiscate the assets of newspaper in the case of publishing anything objectionable? कौन सा अधिनियम सरकार को आपत्तिजनक कुछ भी प्रकाशित करने के मामले में समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है? पहला है एल्बर्ट एक्ट 1883, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, मीडिया एक्ट 1883 और न्यूज़पेपर एक्ट 1855। तो आंसर कौन सा है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कौन लाया था इसको? इसको लाया था लिटन। कब लाया था? लिटन लाया था। लिटन का पीरियड कब से कब तक? 1876 से लेके 1880 था, और 1878 में इसको लेके आया। अगर कोई भी समाचार पत्र अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ भी अनावश्यक छापेगा तो उसकी संपत्ति परमानेंट क्या कर ली जाती थी? जब्त कर ली जाती थी। पर जब लिटन के बाद फिर कौन आता है? रिपन आता है, तो वो इस एक्ट को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। ठीक है, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया का। फिर देखिए स्तंभों का मिलान करो, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। बॉक्साइड के भंडार कहाँ मिले हैं? तो सही है, लोहरदगा। लोहरदगा में बॉक्साइड मिलता है। सबसे ज्यादा बॉक्साइड भारत के कौन से राज्य में मिलता है? उड़ीसा। फिर है माइका, अभ्रक। अभ्रक के उत्पादन में सबसे पहला तो आंध्र है, दूसरा राजस्थान है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा अभ्रक या माइका कहाँ मिलता है? भीलवाड़ा में। सही है, भीलवाड़ा। कोयला सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? आपका छोटा नागपुर के पठार पे, झारखंड में, और जगह कौन सी हो गई? जरिया। और तांबा आपका कहाँ मिलता है? राजस्थान के झुंझुनू में। तो सिंपल हो गया, ए का 1, ये देखो ए का 1 एक ही है, ये तो पूरा अपना भी मैच हो गया आपका। चाहो तो पूरा चेक कर लो। बी का 2, सी का 4 और डी का कौन सा हो गया? 3 हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 123। व्हेन इज अ वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर? डायरेक्ट क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो सिंपल सा आंसर है, इसमें ज्यादा कोई तामझाम लगाने नहीं है, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व डाक दिवस की अगर बात करते हैं कि विश्व डाक दिवस आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो डायरेक्टली याद रखना है 9 अक्टूबर को, क्योंकि डाक अधिनियम आया था, उसकी याद में इसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल? मतलब ये इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है कि प्रवाह चर का उदाहरण, मतलब जो चीज आपकी स्टेबल नहीं रहती, लगातार क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। लगातार क्या होती रहती है? वेरी होती रहती है। तो देखो
निम्न में से किसे प्रवाह चर का उदाहरण माना जा सकता है? प्रोडक्शन ऑफ राइस। अब मुझे आप बताओ, क्या किसी देश में हर साल चावल का उत्पादन स्थिर रह सकता है क्या? कभी बढ़ भी जाए, कभी घट भी जाए। सेम जमीन है, सेम लेवल प्रोडक्शन है, पर बढ़ता घटता है, तो ये वेरिएबल है, बिल्कुल सही है। कपड़े का आयात डिपेंड करता है कि आपकी उपज कितनी हुई, कपास कितना आया और उससे थ्रेड्स कितने बने, कपड़े कितने बने, और आयात लगातार बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं, ये भी वेरिएबल है, ये भी। और है पूंजी में परिवर्तन, बिल्कुल सही है। कैपिटल अमाउंट आपका लगातार क्या होता है, चेंज होता है, हर समय कॉमन नहीं रहता, तो ये भी चेंज है। तो तीनों ही फैक्टर ऐसे हैं जिनको हम वेरिएबल में क्या कर सकते हैं, काउंट। अगर कोई ज्योग्राफिकल फैक्ट होता तो वो स्टेबल होता, वो वेरिएबल नहीं होता, पर ये तीनों वेरिएबल है, इसलिए इसका आंसर आएगा आपका हो गया 1, 2 और 3। क्या लिखा है आपका? तीनों है ना, तो 1, 2 और 3, ये रहा सी। आंसर इस क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 125। द कमेटी टू ऑपरेशनलाइज द सजेशंस टू टीच द फंडामेंटल ड्यूटीज टू द सिटीजंस ऑफ द कंट्री इज पॉपुलरली नोन एज। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझाव के कार्यान्वित करने वाली समिति को क्या कहते हैं? यह समिति मौलिक कर्तव्य जो हमारे हैं वो सस्पेंड ना हो, या मौलिक कर्तव्यों का सभी लोग पालन करें, या सभी के मूल कर्तव्यों का, फंडामेंटल राइट्स का लोग सम्मान करें, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी सन 1999 में। और ये कमेटी जो थी आपकी, ये कौन सी थी? JS वर्मा समिति। ये कमेटी कब कौन सी थी? JS वर्मा समिति। जो मेन कमेटियां आज तक बनी है ना, उन पे अक्सर आपके उन कमेटियों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको अच्छी तरह से क्या आने चाहिए। अक्सर उन कमेटियों पे आपके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी आर करेक्ट और इनकरेक्ट। तो आपको पता करना है कि कौन कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देखो, पहला स्टेटमेंट, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मोल ऑफ द एटम्स इन द गैस। बिल्कुल सही है। किसी परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा, ऊर्जा की वह मात्रा है जो गैस चरण में परमाणुओं के 1 मोल से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक होती है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप। गलत है, ये टॉप से बॉटम जाएंगे तो ये इंक्रीज नहीं होगी, ये क्या होगी? डिक्रीज होगी, ये उल्टा लिख दिया। इन द ग्रुप्स एंड डिक्रीजेस फ्रॉम, ये भी गलत है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये डिक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज की जगह क्या होगी? ये इंक्रीज होगी। ठीक है, किसी परमाणु की आयनीकरण, ये गलत लिख दिया। देखो इसमें ये आपका जो हिंदी वाला है ना ट्रांसलेशन है, सही नहीं हुआ है। हिंदी ट्रांसलेशन इसका ये वाला हिंदी या लिख दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट पहला तो सही है, दूसरा गलत है, तो ओनली ए आएगा। तो ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, इसलिए आपका आंसर कौन सा सही हो गया? आंसर इज बी। ठीक है, जो आपका सही आंसर आएगा, ठीक है, वो कौन सा आंसर आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 127, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट क्वाशियोरकर। ये एक डिजीज है, क्वाशियोरकर बच्चों में होने वाली एक डिजीज है, क्वाशियोरकर। और एक और होती है उसके जैसी, मेरास्मस। ठीक है, पारीगर्भिक या क्वाशियोरकर के बारे में विकल्प का चयन कीजिए। सही, इट इज द फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन कॉज बाय द लैक ऑफ फैट इन द डाइट। यह है आहार में वसा की कमी। गलत, वसा की कमी के कारण नहीं, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी से होता है? अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन नहीं जा रहा तो उसकी कमी से होगा, यानी दाल या सोयाबीन, इनमें जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, चिल्ड्रन हु डेवलप्ड द क्वाशियोरकर में नॉट ग्रो और डेवलप द प्रॉपरली एंड द मे रिमेन द स्टंटेड फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। जिन बच्चों में पारीगर्भिक विकसित हो जाता है, उनका विकास ठीक से नहीं हो पाता, जीवन भर बौने रहते हैं, हड्डियां मुड़ी तुड़ी हो जाती है, हाइट रुक जाती है। बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, क्योंकि ए तो गलत था, बी सही है, तो इसका आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखने में लगते हैं पता नहीं कैसे हाई फाई क्वेश्चन है, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जब पढ़ते हैं ना तो 2 मिनट में क्वेश्चन की हवा निकल जाती है, सीधी सी बात है। ठीक है, आगे देखिए साइंस का ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट करेक्टेड रिगार्डिंग द एनर्जी। जो आपने पढ़ी है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। देखो
द एनर्जी possessed by a body due to the change in the position और shape is called the potential energy. किसी पिंड की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण मौजूद ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल सही है। स्थिति के कारण, किसी वस्तु की पोजीशन के कारण जो उसमें ऊर्जा, वो स्थितिज ऊर्जा हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास मूविंग द वेलोसिटी ऑफ v हैज अ काइनेटिक। अब देखो, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला गलत है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। हाफ तो लगा दिया, mv पे लगा दिया, पर v पे तो स्क्वायर ही नहीं लगाया। तो ये यही पता चल गया, ये फॉर्मूला क्या हो गया? गलत हो गया। अगर पोटेंशियल एनर्जी का होता तो पोटेंशियल एनर्जी का तो क्या होता है? m इंटू जी इंटू एच, और काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ तो ये फॉर्मूला गलत है, इसलिए बी यही पता चल गया। ठीक है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रेज्ड थ्रू अ हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस गिवन बाय mgh। बिल्कुल सही है। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक उठाई गई m द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgh है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। बस ये h कैपिटल रखा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपन को ऑब्जेक्टिव में सबसे गलत बताना है। An object in a motion possesses what is known as a kinetic energy। और गतिमान वस्तु की ऊर्जा को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है, पर आपको क्या बताना है? गलत कौन सा है, कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से सही नहीं वाला जब आप बताओगे तो ये गलत है। बी वाला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए गलत वाला ही हमारा आंसर होगा। तो ठीक है। नेक्स्ट, Which sport did दीपा कर्माकर announces her retirement from? दीपा कर्माकर किस खेल से? दीपा कर्माकर आपको पता है 4th पोजीशन में भी रही थी ओलंपिक्स में। ठीक है। और इनका गेम सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, ये बहुत पॉपुलर है। कौन सा? जिम्नास्टिक। किससे रिलेटेड है? जिम्नास्टिक से। ठीक है। लास्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 130। वेयर इज द एक्सरसाइज काकाडू 2024 बीइंग हेल्ड? अभ्यास काकाडू 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। अब ये चारों ही जगह ऑस्ट्रेलिया की, मेलबर्न, सिडनी, पर्थ और डार्विन। तो आयोजन कहां पर हो रहा है? डार्विन में। डार्विन कहां पे पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया का जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, तो वो पूरा का पूरा आपका कौन सा? डार्विन एरिया। तो ये अभ्यास कहां पे हो रहा है? डार्विन पे। कर लोगे? ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं उनका आंसर आपको जरूर। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में।